हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और प्ली ऑफ एलिबाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक एक्यूज या क्रिमिनल के हिसाब से सबसे अच्छे डिफेंसेस भी होते हैं और काफ़ी बार इनकी वजह से काफ़ी लोग बच भी जाते हैं। सेक्शन 9 और 11 आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में है और सेक्शन 54A हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से देखेंगे। आप लोगों ने मूवीज़ सीरियल्स वगैरह में कभी कभी देखा होगा कि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को ना एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और ना एक बंदे को कहते हैं कि पहचानो तुम्हारा पर्स किसने चुराया था। वो इसके आगे खड़ा होता है, कहता नहीं, इसके आगे खड़ा होएगा कहेगा नहीं, इसके आगे खड़ा होकर कहेगा नहीं, हाँ, या इसने पकड़ा था, या कुछ ऐसे ऐसे होती है ना एक परेड सी लगा के पुलिस स्टेशन वगैरह में या कहीं पे ऐसी जगहों पर। मैं सीरियल्स में बहुत ज़्यादा बार देखा। तो ये जो सेक्शन 9 है ना, ये उससे रिलेटेड है। उसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेक्शन उसी पर नहीं है, सारी और भी चीज़ें हैं। अब सेक्शन 9 क्या कहता है? फैक्ट्स नेसेसरी, जो भी फैक्ट्स नेसेसरी हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या कोई रेलेवेंट फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब आपके एक फैक्ट को जिससे आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग होएगा, सपोर्ट होएगा या रिबट हो जाएगा कोई एविडेंस, तो जो सेक्शन 9 होता है ना वो आपको उसमें हेल्प करता है। अब जैसे फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अ फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी फैक्ट्स नेसेसरी है वो फैक्ट्स या जो फैक्ट्स उन इश्यूज़ को सपोर्ट या रिबट करेंगे, जिसकी कोई इन्फ्रेंस निकाली थी, हमें लगा था कि भाई नहीं, मर्डर तो इसी ने किया है, लेकिन अब कोई ऐसा फैक्ट आता है जो सपोर्ट करता है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने में हमें कोई फैक्ट काम आता है कि भाई एक पर्सन है, विटनेस है, उसको बुलाया जाए, ये पहचानेगा कि किसने किया। या कोई ऐसा फैक्ट जो कि आपको टाइम और प्लेस फिक्स करने में हेल्प करे कि ये मान लो 11 बजे हुआ था क्योंकि उसी टाइम वहाँ से निकला था, या कोई ऐसी भी चीज़। या आपको जो शो करे रिलेशन ऑफ द पार्टीज़, कि उन दोनों पार्टीज़ के बीच में कैसे रिलेशन है, तो वो आपको जो फैक्ट्स होंगे ना वो आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, वैसे जनरली ऐसे आ जाता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपके कौन से सेक्शन में है, तो वो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है और 54A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अभी एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देखिए कि क्वेश्चन है कि जो गिवन डॉक्यूमेंट है क्या ये विल ऑफ ए है या नहीं। तो द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी के ए की प्रॉपर्टी का क्या हालात है और उसकी फैमिली के जिस दिन वो विल बनाई गई थी वो रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ए ने बी के अगेंस्ट केस केस किया लाइबल का कि भाई उसने मेरे बारे में ना कुछ गलत बोला है। ठीक है, बी क्या कहता है कि वो जो मैटर था जिसे उसकी बेइज्जती हुई है वो ट्रू था। तो जो पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज था एट द टाइम ऑफ लाइबल, ठीक है, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कैसे? इंट्रोडक्टरी हो जाएगा फैक्ट्स इन इशू के। उन दोनों का रिलेशन समझ के हमें समझ में आएगा कि हाँ वो उसकी इंसल्ट कर सकता है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड, जो उस लाइबल से रिलेटेड नहीं होगा वो इरेलीवेंट होगा। दो द फैक्ट दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट, कि लेकिन उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट था वो रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि उससे हमको उन दोनों का रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 9 जो है ना वो ये कह रहा है कि एक चीज़ हो चुकी है, एक इवेंट हो चुका है, क्राइम हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको उस क्राइम को पूरा करने में या समझने में या उसको रिबट करने में अगर हेल्प करती है, ठीक है, या पार्टीज़ का रिलेशन स्ट्रेंड है या नहीं, कि उसी से ही हमें पता चलेगा ना आगे जो कोई अगर स्ट्रेंड रिलेशन होगा तभी तो कोई ऐसा काम करेगा। तो उन चीज़ों को ना समझने में एक्सप्लेन करता है। बेसिकली एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है कि इंट्रोडक्शन दे देता है कि हाँ ये ऐसे डायरेक्शन में ही हुआ होगा। जैसे कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, कि सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए घर से भाग गया, ये रेलेवेंट हो गया ना, उसका कंडक्ट शो करता है। और एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट्स इन इशू, के भाई फैक्ट इशू में क्या है कि ए ने उसका क्राइम किया है कि नहीं किया, तो फैक्ट इन इशू से अफेक्टेड भी हो गया और ये शो भी करता है कि हाँ इसने कुछ किया होगा तभी घर से निकला। द फैक्ट दैट जब उसने घर छोड़ा
मतलब घर से भागा, तो उसे सडन और अर्जेंट बिजनेस था जहाँ पर वो गया। ये क्या होगा, ये एक्सप्लेन करेगा कि भाई अभी हमने तो एकदम से मान लिया कि वो घर से भागा है और क्राइम हुआ, इसका मतलब उसी ने क्राइम किया है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, तो मैं तो इसकी वजह से चला गया और कोई बात नहीं थी। तो वैसे तो डिटेल्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रेलेवेंट, कि भाई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें ये शो करना होगा कि भाई ऐसे बिजनेस में सडन और अर्जेंट कोई काम आता है या नहीं, उन केसेस में वो रेलेवेंट हो जाती है बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ये सेक्शन 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, कि अगर व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज और हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन इज कंसीडर्ड नेसेसरी, कि लगता है कि भाई उसका आइडेंटिफिकेशन कराने से हमें काफ़ी अच्छे सबूत मिल जाएंगे या हमें मुजरिम पकड़ा जाएगा, तो जो कोर्ट है, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर, जो स्टेशन इंचार्ज होगा उसकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट कर सकता है द पर्सन सो अरेस्टेड, कि भाई जो अरेस्ट हुआ है कि भाई अपने आप की आइडेंटिफिकेशन करा लो उस पर्सन से जो कि कोर्ट को लगता है कि सही है और सही से बता सकता है कि इसने वो क्राइम किया है या नहीं। ठीक है, ये एक प्रोविज़ो है इसके दो। ये क्या कहता है कि अगर द पर्सन अरेस्टेड इज़ मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो प्रॉपर आपके स्टेप्स लेगा कि भाई अच्छे से काम हो जाए। फर्दर इफ़ आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज़, और जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो भी मेंटली और फिजिकली है अगर, तो जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा वो आपका वीडियोग्राफ्ड होना चाहिए। तो मतलब दोनों जगह पे अगर आपका जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है हम उसी से ही कंसर्न्ड है, वो मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, और अगर वो है तो वो वीडियोग्राफ्ड होना चाहिए। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया था एक सेकंड पहले, तो वो वाली बात नहीं है कि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा होता है वो अगर मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देख लीजिए द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, तो जिसकी जुरिस्डिक्शन है वो आपको बताएगा कि भाई अब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। अब है सेक्शन 11, इसको आप प्ली ऑफ एलिबाई भी बोला जाता है। एलिबाई का मतलब होता है बहाना। ठीक है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं थे लेकिन वो रेलेवेंट हो जाते हैं। कब, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं जो फैक्ट इन इशू है उससे, कि मतलब जो हमारा फैक्ट इन इशू है कि भाई फलाना बंदा ने उस दिन वहाँ पे क्राइम किया, वो कुछ ऐसा फैक्ट लेके आते हैं कि वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी, कि वो क्राइम करना उसके बस की ही बात नहीं थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, वो था नहीं वहाँ पर। या इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल, कि भाई ऐसा कुछ बताते हैं फैक्ट्स कि भाई उस फैक्ट का होना या न होना ही प्रोबेबल हो जाता है या इम्प्रॉबेबल हो जाता है, मतलब बिल्कुल अलग ही कोई बात आती है। जैसे कि इलस्ट्रेशन में देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा, क्या ए ने क्राइम किया कैलकाटा में एक दिन पे, किसी भी दिन पे। तो फैक्ट क्या है कि ए कहता है कि वो लाहौर में था उस दिन। अब यहाँ पर क्या हो गया, कैलकाटा में है, इनकंसिस्टेंट हुआ कि ये कहते हैं कैलकाटा में है, वो कहता है लाहौर में, हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया ना फैक्ट इन इशू से, क्योंकि क्राइम तो कैलकाटा में हुआ वो तो सिद्ध बात है, वो कहता है वो लाहौर में है। अब क्या हुआ, इसने इस फैक्ट के द्वारा ये कि प्रूव कर दिया कि मैं ये काम को कर ही नहीं सकता, अगर ये प्रूव कर पाता है तो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस फिर वहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो ये क्या दिखाता है, द फैक्ट दैट जिस टाइम पे वो हुआ, क्राइम हुआ, वो उतनी दूर था कि उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो उस क्राइम सीन पर आकर वो क्राइम कर सके। तो वो वाली बातें आपकी रेलेवेंट हो जाती हैं। इसे प्ली ऑफ एलिबाई बोला जाता है कि जब एक पर्सन प्रूव कर देता है कि मैं क्राइम सीन पर था ही नहीं, या कोई ऐसा फैक्ट प्रूव कर दे कि उसका वहाँ होना या वो क्राइम करने को ही ख़त्म कर दे, तो ये प्ली ऑफ एलिबाई होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स है कि सेक्शन 9 आपका इंट्रोडक्टरी होता है, एक्सप्लेनेटरी है एक्यूज्ड के कंडक्ट के लिए, सपोर्ट करेगा या रिबट करेगा किसी इन्फ्रेंस को। वैसे होल्डिंग टीआई परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इज़ नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा नीड लगती है और पर्पस सॉल्व करती है तभी हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं।
आपकी ये परेड थ्रू फोटोग्राफ्स भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ जाता है कि फ़ोटोग्राफ से हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकते हैं या नहीं। यस, हम कर सकते हैं। अब ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 क्या है कि भाई इनेबल्स अ पर्सन चार्ज्ड विद क्राइम टू टेक द प्ली ऑफ एलिबाय, विच मीन्स कि वो क्राइम के टाइम पर कहीं और था, ठीक है। विच मेक्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल, कि वो जो फैक्ट उन्होंने बोला है या उस पर अगेंस्ट चार्जेस लगाए हैं वो हो ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इम्प्रॉबेबल बात है। सिर्फ वही फैक्ट्स आपके एडमिसिबल है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट वेटेज के होते हैं, जो हेल्प करेगा कोर्ट को उस कंक्लूजन पे आने के बारे में कि भाई हाँ ये फैक्ट जो है आपका एग्जिस्ट करता है। टेप रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फिल्म्स, डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट सब हेल्प करते हैं कोर्ट को एक ट्रुथ के पास पहुंचने के लिए, तो ये सब आपके रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कॉल, कमेंट, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।